टेस्ट पेपर जो था उसका कुछ सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। बोला है द नॉर्मेलिटी, क्या बोल दिया जी, नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन बताना है। नॉर्मेलिटी क्या होगा, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसकी प्योरिटी कितनी है 70%, प्योरिटी कितना आर्थोफॉस्फोरिक एसिड की 70% बाई वेट, मतलब अगर 100 ग्राम है सोल्यूशन तो उसमें 70% क्या मिला जी, 70 ग्राम H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका मास होता है 98 ग्राम। ठीक है, इसका मास कितना होता है जी आपका 98 ग्राम। अब इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मतलब ये जो सोल्यूशन है आपका, ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का जो है मास आपका 100 है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह से देखा जाए तो डेंसिटी का रेशियो है, मतलब डेंसिटी ऑफ कोई भी चीज़ हो और वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी है तो उसको बोलते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ, मान लो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दिया है 1.54 आपका ये दिया हो ना। या फिर हम बोल सकते हैं अगर 100 ml हो तो इसमें 70 ml मेरा क्या है जी, मास है तो मास से निकालेंगे, मतलब 70 ग्राम है जी 100 में। ठीक है, चलो आपका ये सोल्यूशन है। अब पूछा कि इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा, सो नॉर्मेलिटी हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलते हैं जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये दिया 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब है मैं इसको उसमें निकालूँ, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दिया है, मास दिया है। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है जी 100 ग्राम, ये कितना जी 1.54। सो ये जो भी आएगा ये आपका आ जाएगा ml में, कितना आएगा जी आपका ml में। ठीक है, हमको लीटर में चाहिए, वॉल्यूम किस में चाहिए जी, लीटर में। तो क्या करेंगे जी, इसको ml में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी -3, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा आपका। दिस 1.54 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 1.54 लीटर। ध्यान से देखना क्या है जी, डेंसिटी एक तरीके से देखा जाए तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही है, एक तरह से देखा जाए तो हमने रख दिया डेंसिटी, वॉल्यूम आपका यहाँ पे हमको निकालना है, मास दिया 100 ग्राम, ग्रेविटी आपका दिया इतना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54, तो 100 ग्राम, तो आपका ग्राम डिवाइड बाई दिस। सपोज कर लो कि ग्राम पर ml जैसा है, लेकिन एक्चुअल में ml नहीं है, आपका यूनिट लेस होता है। ठीक है ना, तो जो भी आया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आया ये। अब कुछ ऐसा आएगा, वॉल्यूम आपका ml इतना आएगा लगभग, और 100 डिवाइड बाई ml का मतलब -3 लीटर, वो आपका 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 10। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और इक्विवेलेंट क्या होगा जी, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। मास कितना है इसका जी 70 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कितना होगा जी, इसका इक्विवेलेंट मास होगा, H2SO4 का मास कितना है और H3PO4 का 98, तो बोलो इक्विवेलेंट मास कितना होगा जी इसका, इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, जो इक्विवेलेंट मास होगा वो होगा 98 डिवाइड बाई 3, इसका वॉल्यूम हो गया आपका ये 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 1.54 दिस वन। ठीक है, ये आपकी आएगी नॉर्मेलिटी, ये आपकी क्या आएगी जी नॉर्मेलिटी। तो ध्यान से देखो दिया क्या है, सोल्यूशन है 100 ग्राम का, जिसमें 70% आपका क्या है जी मास से। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते थे कि इसमें जो
वॉल्यूम आपका जो सोल्यूशन है ये मान लो कि 100 ml है, और इस 100 ml में हम बोल सकते हैं कि इसमें 70% मेरा क्या है जी, ग्राम बोल रहा है कि 70 ग्राम H2SO4 है, अरे सॉरी H3PO4 है। तो 100 ml इसका डेंसिटी हमने वॉल्यूम निकाल दिया इसका, मतलब 1 पॉइंट इतना आ गया आपका ये, ठीक है। और इसका लीटर निकाला तो आपका आएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आके उतना लीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपका दिस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास डिवाइड मोलर मास डिवाइड बाई इन फैक्टर कितना होगा H3PO4 का, इन फैक्टर 3, क्योंकि नंबर ऑफ H+ कितना डिनोट करेगा जी, 3 डोनेट करेगा तो बन जाएगा 98/3, ये आपका आ जाएगा दिस वन। जब इसको आप करोगे कैलकुलेट तो आपका आंसर आ जाएगा 33, कर लेना आ जाएगा, यही आएगा जी आंसर। बस इसमें प्रॉब्लम क्या थी आपको, वॉल्यूम कैलकुलेशन का, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज ऐसे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये जो भी वैल्यू आएगी ये आपका किस में आएगा जी, ml में, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी आप किस में आ जाएगी जी, ml में। चलो अब आगे हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 47 पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। सो हेनरी कांस्टेंट और लोवेस्ट वैल्यू, अच्छा इन तीनों गैस में देखो, एक होता है हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है उसका हेनरी कांस्टेंट कम होता है, मतलब जिस गैस का वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उसका हेनरी कांस्टेंट कम। नाइट्रोजन गैस वाटर में जल्दी डिजॉल्व नहीं हो सकता, हीलियम भी नहीं हो सकता, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, CO2 ज़्यादा हो सकता है। अगर ये हो भी जाए तो CO2 इज मोर डिजॉल्व, जिसका ज़्यादा डिजोल्यूशन होगा उसका हेनरी कांस्टेंट लो आएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, तो दिस इज CO2। CO2 का हेनरी कांस्टेंट क्या होगा जी, लो आएगा, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है, वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होगा। कौन जी आपका ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें पूछा दिया क्या कि व्हेन अ गैस इज बबल्ड, मतलब जब बॉयल होता है वाटर 298 केल्विन पे, अ वेरी डाइल्यूट solution of the gas is obtained, Henry law concentration, Henry law constant for the gas is KH is 100। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया कितना जी, 1000 किलो बार, ठीक है, 1000 किलो बार दिया हुआ है। इफ द गैस एग्जर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 बार, गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है जी, 1 बार। सो द नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ द गैस डिजॉल्व इन 1 लीटर, ठीक है ना। 1 मोल में कितना गैस आपको डिजॉल्व होगा, द नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ गैस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में कितना ये गैस डिजॉल्व होगा, मोल में बताना है, कितना मोल, कितना मिलीमोल गैस 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व होगा, उस गैस का हेनरी कांस्टेंट इतना है, और जो प्रेशर अप्लाई किया गया वो कितना है जी, 1 बार का प्रेशर है। कितना का प्रेशर है जी, 1 बार का, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालो कि उस गैस का पार्शियल, उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है ना। तो एक रिलेशन होता है आपका, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सो गैस का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, KH डिवाइड बाई P, और KH की वैल्यू 100 डिवाइड बाई किलो है ना, 10⁻3, नहीं मोल फ्रैक्शन क्या नहीं, मोल फ्रैक्शन निकाला ना, ये तो गलत हो गया रिलेशन, मोल फ्रैक्शन ये निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी व्हाट, P डिवाइड बाई KH। 1 बार है इसका प्रेशर, KH का वैल्यू कितना है जी, 100 गुणे 10⁻3 बार, किलो बार है, दिस विल बिकम 10⁻⁻5। ये मोल फ्रैक्शन है किसका जी, गैस का वाटर के अंदर। और 1 लीटर वाटर में कितने होते हैं, 1 लीटर वाटर में वाटर के मोल की बात किया जाए तो 55.55 मोल ऑफ वाटर होता है, ठीक है। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ गैस इज डिजॉल्व, द नंबर ऑफ मिलीमोल। तो मोल फ्रैक्शन आपका इतना है,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल में क्या आ जी आपका मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ गैस, जो भी आएगा मोल ऑफ गैस जो भी यहाँ पे है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप इसमें देखोगे ये वैल्यू, जो भी हो मोल ऑफ गैस का अमाउंट वाटर में बहुत ही कम होगा, ठीक है। सो ये जो 55.55 मोल जो वाटर का है, 1 लीटर वाटर का, इसका मास, इसका मोल इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट डाउन मोल ऑफ गैस डिवाइड बाई 55.55, ठीक है। हमको निकालना क्या जी, मोल ऑफ गैस निकालना है, एन जी। सो एन जी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स ऑफ जी इंटू 55.55, और एक्स कितना है 10⁻⁵ इंटू 55.55, दिस इज मोल। ये क्या आएगा जी, मोल। मिली मोल पूछा है तो -3 में कर देंगे, तो इसको लिख दो 0.5555 इंटू 10⁻³ मोल, that is 0.5555 मिलीमोल। सो कैसे दिया था आपका, पार्शियल प्रेशर दिया था इसका, यानी कांस्टेंट दिया था आपका, मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते थे। एक मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है कि मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है, क्या पूछा है इसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना होगा जी वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर में कितना जी 1 लीटर वाटर दिया, तो 1 लीटर वाटर में मोल कितना होता है, इतना। तो मोल ऑफ पार्शियल प्रेशर आ गया था गैस का मोल फ्रैक्शन, तो मोल ऑफ गैस डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल में मोल ऑफ गैस क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 55.55 बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, मिली मोल पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा जी, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 49 पे। कंसीडर A and B are 2 components of a liquid mixture and their corresponding vapor pressure are respectively 450 and 700 in pure state and total pressure given is 6, ठीक है। 2 कंपोनेंट है A और B, तो एक लिक्विड है PA PB, ठीक है। तो इनका पार्शियल प्रेशर दिया है क्या जी 450 A का, ये कितना जी 700, एंड टोटल प्रेशर इज गिवन 6। तो किसका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, ये बोला कि 600 है टोटल प्रेशर, तो P टोटल इजकल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अरे सॉरी हाँ, अरे सैचुरेटेड प्रेशर, और XB इजकल टू P0B। ये दिया है 700, हमको ये नहीं पता है लेकिन हमको ये पता है कि इसका वैल्यू आपका दिया है 400 450, और इसका वैल्यू दिया है 600। तो पूछ रहा है कि कंपोजिशन क्या होगा किसका प्रेशर हो जाएगा 700, पूछा है कि कंपोजिशन क्या होगा किसका प्रेशर हो जाएगा 600, ठीक है ना। 600 आपका इसका प्रेशर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आप कैसे निकालेंगे इसका, सो मान लो कि आपका 700 नहीं 600 है ना, 600 प्रेशर। अब इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमको नहीं पता है, तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू P0A कितना है जी, ए को हमने मान लिया 450, और ये आपका एक्स भी है, इसका मान लिया कितना जी 700 दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 600 इक्वल टू 450 माइनस एक्स बी इंटू 450 प्लस एक्स बी इंटू 700, ये से आनो। अब देखो ध्यान से इसमें क्या है 600, हमको एक्स बी मोल फ्रैक्शन अब बी निकल जाएगा, तो आपको मोल फ्रैक्शन ए भी निकल जाएगा। तो 600 है 450 कितना आ जाएगा जी 150, उधर से एक्स भी कॉमन कर लो, तो क्या आ जाएगा उधर से 700 माइनस 450, इसे क्या बोले तो क्या कि 150
आगे लिख देते हैं यहाँ पे कितना है जी 150 इज इक्वल टू 400 है ना, तो आपका जाए 250, ठीक है 250 एक्स बी, तो एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी 150 डिवाइड बाई 250, मतलब क्या 50 से करो तो 3/5 यानी कि 0.6, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होता है जी 1। तो इसका प्रेशर दिया, इसका प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर दिया है 600, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन माना था कि एक्स से, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी, तो हमको पता है कि एक्स से प्लस एक्स बी तो हमेशा एक के इक्वल होगा। तो हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी है, कितने जी 2, तो हम इसको एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्स को मैंने रख दिया एक्स बी के फॉर्म में, तो 1 माइनस एक्स बी रख दिया, तो आपका एक्स ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू आ गई। जब एक्स बी की वैल्यू आ गई तो हमने एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो 0.6 और 0.4, तो ए का आएगा 4.6, तो आपका ये वाला सही होगा 49 का फर्स्ट, ठीक है ये सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 50। पूछा है विच विल मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज ए ड्रॉप्स, कौन से एज ए ड्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब लोअर वेपर प्रेशर, लोअर वेपर का प्रेशर का मतलब कि नेगेटिव राउट ला आपका फॉलो करेगा, ये था ना पॉजिटिव राउट नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कौन ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो पूछा ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो उसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, नाइट्रिक एसिड और वाटर, ठीक है। वेपर प्रेशर लो का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, दो लिक्विड के बीच में बढ़ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो एक जगह HNO3 है और वाटर है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपको बताना है कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, सब में देखना है आपको। तो क्या होगा HNO3 में अगर देखा जाए, HNO3 में अगर देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड है, तो इसके अंदर जो भी लग रहा आपका, जैसे इसके अंदर वाटर डालते हैं तो वाटर आपका बन जाता है H3+, ठीक है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की मतलब जो लगने वाला आयनिक फोर्स है, दोनों के कॉम्बिनेशन से लगने वाला आयनिक फोर्स इंक्रीज हो जाता है। जब आयनिक फोर्स इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा जी डिक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी इंक्रीज, ठीक है। इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसमें थोड़ा कम, इसमें तो और कम, तो सबसे ज़्यादा फोर्स इसमें लगेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इसका कम हो गया था। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपका आएगा एसिडिक सोल्यूशन का। तो ध्यान रखना जब भी कोई एसिडिक और वाटर का मिक्स हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, दिस प्लस से कुछ और जुड़ जाए तो मान लेना कि उसका वाटर जुड़ गया तो कुछ ना कुछ इसका कंसंट्रेशन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा दोनों के बीच में। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटेगा। नेक्स्ट, at 300 Kelvin the vapor pressure of an ideal gas solution containing 1 mole, ठीक है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ लिक्विड ए कितना है जी 1 मोल, और एक लिक्विड भी है कितना है जी 2 मोल, ठीक है ना। इस प्रेशर इज 500 है, ठीक है। जब ये 1 मोल हो मतलब 500 है आपका प्रेशर mmHg, कब है जब आपका ए है। अच्छा पूछा क्या है, ठीक है पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज बाय 25 इफ द 1 मोल ऑफ बी is added to the above ideal solution at case, then the vapor pressure of A in its pure state is, तो ऐसे बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A
पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी नॉट बी। ठीक है, ये बोला कि 500 है कब, जब ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल कितना है जी 1 है, और बी का मोल, तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा जी 1/3 पी नॉट ए प्लस 2/3 पी नॉट बी 500। बोला कि जब इफ 1 मोल बी इज एडेड द सेम टेम्परेचर पे, तो इसका प्रेशर बढ़ गया 5, मतलब 525 हो गया। कब, जब इसका 1 मोल बढ़ गया, तो 1 मोल बढ़ेगा तो अब ये कितना बढ़ गया 4 हो गया, तो 1/2 पी नॉट ए प्लस 1/2 पी नॉट बी, मतलब कि ये 2/4 हो गया। मतलब सेकेंड केस में ए का कितना है जी 2, बी का भी कितना है 2, मोल फ्रैक्शन ए और बी का कितना होगा 1/2 1/2, मतलब सेम। सो आपका ये आ जाएगा, तो 525 इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। भाई आज बात समझ में। अब यहाँ पे 1/2, तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं इस वाले को हटा देता हूँ। इस सेकेंड केस है आपका ना, ये पी नॉट ए, हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये दोनों एक दूसरे से कट जाए, तो कुछ करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इस वाले में। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, फर्स्ट में 1 × 3 से कर दें, तो आपका आ जाएगा 3 × 1500 इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी। ये आपका फर्स्ट वाला आ गया, इसको मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। ये आपका आ जाएगा 10,050 इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ये आएगा आपका तीसरा है, तीसरा। अब इसमें कर लो जिसको निकालना है, तो 3 माइनस वो 2 माइनस 3 कर लो, आपका निकल जाएगा, क्योंकि ये नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पी नॉट बी, कैलकुलेट कर लो। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो पी नॉट बी की वैल्यू आएगी जो भी, फिर पी नॉट बी की वैल्यू आ गई तो पी नॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पी नॉट बी का निकाल लो वैल्यू। तो कैसे निकलेगा जब पी नॉट बी की वैल्यू, तो 2 माइनस 1 कर लो, अरे 2 माइनस 3, सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा कि आपका ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या होगा इससे आएगा आपका 1500 माइनस 1050 इक्वल टू पी नॉट बी। कितना आ गया आपका 450 इक्वल टू पी नॉट बी। ठीक है, अब कहीं इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे 450, तो एक तो वैल्यू 450 आएगा, तो दूसरा कितना आ जाएगा जी, कहीं भी रख देते हैं, चलो यहाँ भी रख देते हैं। ठीक है, किसी में रख दो एक वैल्यू आ जाएगा, तो 500 इक्वल टू यहाँ पे रख देते हैं 1050 गुणे 450 प्लस इसका वैल्यू हमको पता करना है x, तो 450 कितना आ जाएगा जी आपका 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 600। तो एक की वैल्यू आ गई आपका, मतलब पी ऑफ ए आ गया 600। ठीक है ना, इस वाले से आया है 600। एक का 450 आ गया, तो दूसरा का वैल्यू किसी में भी रख दो आ जाएगा आपका 600। तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देन वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर स्टेट, ए का पूछा है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। पी नॉट थी 500 आया पीटी का, ठीक है 500 दिया ही था, 1/3 1/3 2/3, तीसरा था 1500। ए का गलत क्यों हो रहा है, ठीक है 1500 था आपका 3/4, 1/4 3/4 हो जाएगा ना। पी नॉट 325 वाला, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। ए का कितना मोल था जी, इफ 1 मोल ऑफ ए एंड बी इज एडेड 1 मोल मोर ऑफ ए बी of B is added to the A solution, then
द वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो दूसरे वाले में आपका मोल आल्सो गिवन द 1 मोल ऑफ बी इज एडेड टू द सोल्यूशन, बी का ऐड किया गया है, ए का नहीं ऐड किया गया था, यहाँ पे गलत हो गया, रुक जाओ 1 मिनट, इस वाले में गलत हो गया, ये पूरा बी का ऐड किया गया ना, ए का ऐड कर दिया इसलिए गलत आ गया। देख लेते हैं एक बार, बता। तो 525 हो गया, बढ़ गया था, कैसे? ए का ऐड नहीं किया, बी का ऐड किया गया 1 मोल, 1 मोल ऑफ बी, मुझे ए लिख दिया था तो उसके लिए, तो 1/, तो 3 था पहले, 4 मोल हो गया, तो बी का हो जाएगा 3 मोल और ए का कितना मोल आएगा? 1 ही मोल आएगा 4 में, तो P0 ए प्लस P0 बी, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ऐसे क्या करोगे जी, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा दिस, ये आ जाएगा 4 इंटू दिस, ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा P0 ए। हमको P0 भी यहाँ से कैलकुलेट करने को मिल जाएगा ना, कर लेना। इन दोनों को सॉल्व करना है बस, जैसे भी सॉल्व किया था ना पिछले वाले में, ठीक वैसे सॉल्व करोगे तो आपका ए का आ जाएगा जी 300 आ जाएगा। तो एक का किसी का करना, दूसरे का भी आपका निकल जाएगा, इजी है। 1 और 2 को सॉल्व, अभी जो पीछे सॉल्व किया था ना, अभी जो गलत तरीके से सॉल्व किया था उसमें, वैसे ही आप किसको सॉल्व करना, आपका आ जाएगा, इजी है, कर लेना। 2 इक्वेशन हो गया, 2 अननोन क्वांटिटी, P0 ए, कोई करो तो एक ना एक कोई कट ही जाएगा उसमें से, कैसे कटेगा उस हिसाब से आपको मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा बता ही देता हूँ कैसे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा 1500 P0 ए प्लस ये हो जाएगा आपका 2 P0 बी। ये मान लो कि ए बन गया 1 से, इससे बन जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 20, 21 आ जाएगा P0 ए एम प्लस 3 इंटू P0 बी, इसका मान लो बी। अब इन दोनों से निकाल लो P0 ए P0 बी, तो P0 बी आ जाएगा, ठीक है। तो 3 - 1 कर लो, 3, अरे बी माइनस ए करो तो क्या आ जाएगा, P0 बी इक्वल टू 600 आएगा। बी की वैल्यू है 600, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, कहीं किसी में भी रख दो, 600 आया तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 600। देखते हैं P0 बी, इस वाले में रख दो, ऊपर वाले में, तो 500 इक्वल टू 1/3 P0 ए प्लस 2/3 600, तो 6 दूना 12, ऐसे 3 400 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो 400 है इधर, 400 इधर कितना आ जाएगा 100, इधर 400 आएगा, 2 दूना 400, इधर आएगा तो 500, 500 में 400 है 100, 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा P0 ऑफ ए का प्रेशर आ जाएगा 300, ठीक है। इन दोनों से कर लोगे आप इजीली। सो जब 2 अननोन क्वांटिटी दी हो तो 2 इक्वेशन बनाओ, उसमें से एक प्लस माइनस करो किसी को, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm, द डेल्टा पी, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया 10 mm से। When a non-volatile solute is added to the solvent, ठीक है, किसी सॉल्वेंट में ऐड किया गया क्या जी, तो इसका प्रेशर कुछ भी था, जैसे हमने कुछ ऐड किया इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया 10 से, वेपर प्रेशर में क्या होगा जी, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2 मोल फ्रैक्शन है, किसका जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पूछा है व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ Hg। तो अगर 20 डिक्रीज करना है तो कितना मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज, कितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, ये पूछा है, ठीक है ना।
मोल फ्रैक्शन किसका दिया है जी आपका, सॉल्यूट का 0.2, और आपको बताना है कितना इसका डिक्रीज हो जाएगा, कितना मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो एक सिंपल सा फार्मूला था कि आपका डेल्टा चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डेल्टा पी कितना हुआ जी 10, पी हमको नहीं पता है, मोल फ्रैक्शन कितना 0.2, सो पी कितना आ गया जी 10 डिवाइड बाई 0.2 इस पी, तो पी कितना आ गया जी इसका पी नॉट, हाँ 10/5 तो आ जाएगा 50, कितना आ गया जी 50 mmHg। और पूछा मोल फ्रैक्स इसका प्रेशर कितना घटाना है जी 20, तो कितना मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, इसका प्रेशर कितना घटाना है जी 20, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो फिर इसी से निकाल लो कितना जी 20, अब तो हमको पता भी चल गया 50, कितना मोल फ्रैक्शन इसका लगेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, कितना आ जाएगा जी 2/5, तो 5 चौका 20, ये सो डबल कर देंगे इसका मोल फ्रैक्शन तो आपका ये आ जाएगा। तो चेंज कितना हुआ जी 10 का, हमको पता नहीं था उसका पी नॉट कितना है, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले फार्मूले से, तो आपका ये होगा मोल फ्रैक्शन आप। ओके ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट 0.4, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट 0.4। चलो अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे 0.4। अच्छा एक मिनट, ये सॉल्यूट क्या 0.4 क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी, तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा जी, सॉल्वेंट का हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का है 1 - 0.4 डेट इज 0.6, ये नहीं होगा, ये होगा 0.6, सॉल्यूट का होगा इतना 0.4, सॉल्वेंट का कितना होगा जी 0.6। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से ध्यान देखना कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का किसका पूछा है, बी केयरफुल। ओके हो गया ये वाला। चलो नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सुक्रोज है 10 ग्राम इज 105, डिफरेंस इन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 105। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर 105 का डिफरेंस है, मतलब हम ये बोले कि जो भी हम डालते हैं उसमें क्या डाल करते हैं जी, हाँ जैसे सॉल्यूट डालते हैं आपका सॉल्वेंट के अंदर तो उसमें चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है और चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब ये बोलता है कि दोनों का जो चेंज हुआ वो कितना आया, एक तरह से देखा जाए तो 5 का आया, यस या नो, अरे दोनों का चेंज कितना आया जी 5 का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना आ गया जी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आया 105, जैसे बोलते हैं ना 100 है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 तो कितना आता है 100, अरे 100 आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, डिग्री सेल्सियस में बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया होगा, हाँ कुछ ना कुछ बढ़ा, जो वो बढ़ा ये फ्रीजिंग पॉइंट आपका घटा, ओवरऑल दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया जी 5 का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया जी 5, ये बता रहा है, कितने का डिफरेंस आया जी 5 का डिफरेंस ये बता रहा है आपका 5। पूछा क्या है, इफ KF and KB of the water is this and this KF KB, the weight of sucrose in the solution is about the weight of solution। ठीक है ना, जो TB अब तो ये बोलेंगे MKB and MKF इक्वल टू 5 केल्विन बोल सकते हैं, और M आपका कॉमन कर लो तो M इक्वल टू 5 केल्विन डिवाइड बाई KF प्लस KB। यस, तो 5 KB की वैल्यू कितना है जी आपके सामने दिया ही है, और KF की वैल्यू कितना है, सबको जोड़ दो तो इसकी मोलैलिटी आएगी, इसकी मोलैलिटी आएगी M जो आएगी आपका
जोड़ने पे, दिस इज मोलैलिटी। क्या है जी इसका? मोलैलिटी। पूछा क्या है जी? 100 ग्राम में कितना है, 100 ग्राम में कितना है। तो मोलैलिटी होता है आपका किस में जी? 1 केजी में। तो 100 ग्राम में कितना होगा? इसका आधा, अरे 1/10। सो 1 केजी में जो इसका मोल है, इसका जो मोल आया 5.237 मोल। तो 100 ग्राम में कितना होगा जी? इसका 1/10। ग्राम करें तो इन ग्राम सुक्रोज। तो जो भी मोल आया उसमें मल्टीप्लाई कर दो 342 का ग्राम पर मोल। तो जो भी आपका वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। ये आपका कट पीट क्या आएगा? आपका 72। कितना आएगा जी? आपका 72 ग्राम, दिस वन। ठीक है। मेन पॉइंट आपका यही था कि दोनों के बीच का डिफरेंस आपका वो 105 है। मतलब अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट और मतलब एक्चुअल हमको नहीं पता किसका कितना डिफरेंस है ना, एक्चुअल नहीं पता क्योंकि हमको मोलैलिटी नहीं पता है। सो डेल्टा TF और डेल्टा KB दोनों का डिफरेंस है 5 आया। तो आपका ऐसे बोल सकते हैं कि इसका ये 5 केल्विन है, केल्विन। तो आपका 72 बना। नेक्स्ट चलते हैं 53 पे। The elevation in the boiling point of a solution of non-volatile, non-electrolyte and non-associating solute in solvent Kb. Elevation in boiling point delta TB y Kelvin. Kb इसका दिया हुआ है। Then the depression in freezing point of the same concentration would be delta TB is equal to m Kb and delta TF is equal to m Kf. TB दिया है कितना? y, m नहीं पता है, ये आपका क्या दिया जी? x। TF आपको निकालना है, m आपको नहीं दिया, दिस इज गिवन एज z। TF तो x पहले मोलैलिटी निकालो। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा जी? y/x इक्वल टू m मोलैलिटी। यही मोलैलिटी वहाँ पे रखो तो हो जाएगा आपका दिस इक्वल टू y/x इंटू zx और zy/x, zy/x। ये आपका से होगा zy/x दूसरा, ये करेक्ट होगा। दिया है कितना हुआ? मोलैलिटी पता नहीं था, ये x है, वो दिया है z। तो x दे दिया आपका, z दिया उसका Kf, ये बताना था। मोलैलिटी नहीं पता था, बस मोलैलिटी हमने यहाँ से निकाल लिया फर्स्ट वाले से। 54 का ये हो गया। नेक्स्ट 55। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ HBr इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग द एसिड टू बी 90% आयोनाइज्ड। अब ध्यान से, ये जो HBr है 90% आयोनाइज हुआ, तो H प्लस और Br माइनस में क्या होगा जी? डिसोसिएट होगा। होगा कि नहीं? अब इसके लिए अगर ये 100% डिसोसिएट होता है, अल्फ़ा की वैल्यू 1%, तो इसके लिए I की वैल्यू कितना बोलते हैं जी? 2 बोलते हैं। लेकिन हमको I की वैल्यू पता है क्या? 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। तो 1 + 2 - 1 = 2 - 1 = 1 अल्फ़ा। 1 + अल्फ़ा की वैल्यू कितना है? 0.9, तो डेट इज़ 1.9। I की वैल्यू कितना है जी? 1.9। ठीक है। HBr 80-81। ठीक है। अब पूछा क्या है इसका? फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा TF, डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट TF इक्वल टू m KF। मोलैलिटी कितना आएगा जी? 8.1। यहाँ पे I लगा देना, ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। I का वैल्यू 1.9 इंटू इसका आ गया मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब मोल,
1.8। अब HBr का मास कितना है जी 81 मोल। कितना आपका सोल्यूशन है जी 0.1 ग्राम ऑफ वाटर मोलैलिटी सॉल्वेंट इनटू KF कितना है जी 1.86। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका ये वाला ऑप्शन, दूसरा वाला आएगा ये माइनस, मतलब का आएगा आपका 3.53 केल्विन। मतलब इतना का डिफरेंस आएगा TF में, तो माइनस आपका ये आ जाएगा ना। ठीक है, माइनस 3.53 केल्विन ये हो गया आपका। दूसरा देख नेक्स्ट, हाँ थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। इन सोल्यूशन ऑफ KCl, NaCl, BaCl2 and urea have to osmotic pressure the same temperature in the ascending order of molar mass दिया। तो एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में क्या दिया है जी आपका 1% सबका है, 1% सोल्यूशन है 1%। एक बार KCl भी दे दिया है, NaCl भी है, BaCl2 भी है और आपका यूरिया भी है। ठीक है, हाँ मास ऑफ KCl, NaCl का मास है 58.5, KCl का मास कितना है जी 74.5। ठीक है, BaCl2 का मास है, ये मेरा फर्स्ट है, NaCl मेरा सेकंड है, BaCl2 मेरा थर्ड है, यूरिया मेरा फोर्थ है। यूरिया ये रहा, यूरिया का मास होता है 60, BaCl2 का मास कितना 208। ठीक है, दिस इज फोर्थ वन। अब पूछा है क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है कि बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर किसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। 1% का मतलब 1 ग्राम है सबका, या तो 1 ग्राम ही है 1 ग्राम ही है। पूछा है कि 1 ग्राम इसका डालूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डालूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डाल तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डाल तो ऑस्मोटिक प्रेशर, सब कुछ सेम है, 1 ग्राम सब है। पूछा है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका कम, ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा फार्मूला है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू CRT। C का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर वॉल्यूम। तो बेसिकली आपको मोल कैलकुलेट करना है, मोल अगर आपको पता हो। साथ साथ में देख लेना क्या इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भी है, I की वैल्यू, यहाँ पे I की वैल्यू KCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, NaCl के लिए I की वैल्यू 2 हो जाएगी, BaCl3 के लिए I की वैल्यू 3, बोल दे 100% आयोनाइजेशन 3 हो जाएगी। यूरिया का कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका ये I इंटू मोल, जिसका ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा, बस। I सबका मास दिया 1 ग्राम KCl, 1 ग्राम NaCl, 1 ग्राम दिस, 1 ग्राम दिस, तो इसका मोल इंटू I क्या आएगा फर्स्ट वाले का। I की वैल्यू 2 KCl के लिए, I की वैल्यू क्या है जी 2, सो 2 इंटू मोल 1 डिवाइड बाई कितना KCl का मास दिया जी 74.5। तो बस I इंटू मोल की वैल्यू आपको पता करना है, जिसका I इंटू मोल की वैल्यू ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका I इंटू मोल की वैल्यू ज़्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा जी ज़्यादा। तो इसका I की वैल्यू 2, 2, 3, और यूरिया डिसोसिएट नहीं होता है तो उसका I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। I का मतलब वांट ऑफ फैक्टर, ये वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपका ये सब चीज़ दिया गया आपका ना, तो ध्यान से देखना जिसका ज़्यादा होगा भाई। तो जब इसको सबका कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज़्यादा I की वैल्यू आपकी आएगी NaCl के लिए, किसकी वैल्यू I इंटू मोल की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी आपकी NaCl के लिए। ओके, सबसे ज़्यादा आएगी आपकी NaCl के लिए, तो चौथा ऑप्शन इसमें आएगा आपका, सबसे ज़्यादा आएगा आपका NaCl के लिए, उसके बाद आपका आएगा KCl के लिए,
उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा आपका यूरिया और तीसरे नंबर पे आएगा आपका BaCl3 अरे BaCl2। तो जिसमें I इंटू मोल की वैल्यू ज़्यादा आएगा पाई उसका ज़्यादा होगा, बस याद रखना, ठीक है। तो इसको करोगे तो हो जाएगा, ज़रूर से हो जाएगा, कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं है। बस आपको ये कैलकुलेट करना है I इंटू मोल सबके लिए, KCl के लिए, NaCl के लिए करना है आपका, सबके लिए करना है। इसका था BaCl2 के लिए 3 इंटू 1/208.4 है, ठीक है। यूरिया के लिए 1 इंटू 1/60, ठीक है, ध्यान से। जिसका I की वैल्यू ज़्यादा होगा वही मेरा क्या होगा जी, I इंटू मोल की वैल्यू ज़्यादा, डेट विल बी द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा होगा। चौथा हो जाएगा जी, कर लेना, आराम से आ जाएगा एकदम, बस आपको देखना है किसकी वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। अब इधर आ जाओ, असर्शन रीजन का कुछ क्वेश्चन है। एक लिक्विड सोल्यूशन है, अ लिक्विड सोल्यूशन मोर वोलेटाइल देन सॉल्वेंट, लिक्विड सोल्यूशन मोर वोलेटाइल देन सॉल्वेंट, यस, इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन में इंक्रीज, डेट इज P सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन P0, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, अगर उसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है प्योर सॉल्वेंट से तो बढ़ जाएगा, यस। रीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट ओनली द सॉल्यूट विल फॉर्म द वेपर एंड द सॉल्वेंट विल नॉट फॉर्म, नहीं, मोर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि जैसे हम इसके अंदर डालें तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट का जो लिक्विड है उसका मोर वोलेटाइल है सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है लेकिन सॉल्वेंट की वोलेटिलिटी कम है, किससे जी, सॉल्यूट से। ओवरऑल दोनों का वेपर मिलेगा, ओवरऑल दोनों का वेपर मिलेगा, ठीक है, ओवरऑल दोनों का वेपर मिलेगा। मान लो एक सॉल्यूट है तो दूसरा आपका सोल्यूशन का, दोनों का वेपर आएगा, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा आपका गलत है, क्योंकि नॉट फॉर्म दोनों का बनेगा ना, जरूरी नहीं है कि नहीं बनेगा, कम नहीं बनेगा जब ये आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता, लेकिन वो दिया नहीं, बोला कि लेस वोलेटाइल है ये वाला लिक्विड सॉल्वेंट से, मतलब सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, ठीक है। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका होगा। 58 नेक्स्ट पूछा है, एजेट्रोपिक मिक्सचर आर फॉर्म ओनली बाय द नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड दे मे हैव द बॉइलिंग पॉइंट आइदर ग्रेटर देन ईच ऑफ द कंपोनेंट और लेसर देन ईच ऑफ द कंपोनेंट। हाँ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दोनों का होता है। पॉजिटिव राउट लॉ में बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है, और निगेटिव राउट लॉ नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है जी, आपका हाई हो जाता है, ठीक है, सही है। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इज द सेम एज द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड फेज ऑफ एजिड। क्या यह रीजन करेक्ट है? ये तो सही बात है, रीजन करेक्ट है कि नहीं ये बताना है। एक्सप्लेन करता है, पहला आपका सही है, कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इज सेम। हाँ, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर का ये बात है कि जो कंपोजिशन आपका वेपर में होगा लिक्विड में भी सेम कंपोजिशन होगा दोनों सॉल्वेंट का, ठीक है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आता है एजियोट्रोपिक। लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, इसका रीज़न कुछ और है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, और इसका वाइस वर्सा। तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा 58 का दूसरा। अब चलो 59। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सबको पता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है जी, जिसमें दो कंपोनेंट हो। हाइपोटोनिक का, आइसोटोनिक का मतलब, अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अभी ऑस्मोटिक नहीं, सॉल्यूशन ऑस्मोटिक नहीं, ये आपका है डेल्टा टी बी इक्वल टू एम के बी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू एम के एफ,
टीवी दिया है कितना वाई, एम नहीं पता है, ये आपका क्या दिया जी एक्स। टीएफ आपको निकालना है, एम आपको नहीं दिया, दिस इज गिवन एज जेड टीएफ। तो एक्स पहले मोलल्टी निकालो, तो मोलल्टी क्या हो जाएगा जी वाई बाई एक्स इजकल टू एम मोलल्टी, यही मोलल्टी वहाँ पे रखो तो हो जाएगा आपका दिस इजकल टू वाई बाई एक्स इंटू जेड, जेड एक्स और जेड वाई बाई एक्स, जेड वाई बाई एक्स, ये आपका से होगा जेड वाई बाई एक्स दूसरा, ये करेक्ट होगा। दिया है कितना हुआ, मोलल्टी पता नहीं था, ये एक्स है, वो दिया है जेड, तो एक्स दे दिया आपका, जेड दिया उसका के एफ, ये बताना था, मोलल्टी नहीं पता था बस, मोलल्टी हमने यहाँ से निकाल लिया फर्स्ट वाले से, 54 का ये हो गया। नेक्स्ट 55, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ HBr इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग द एसिड टू बी 90% आयोनाइज्ड। अब ध्यान से ये जो HBr है 90% आयोनाइज हुआ, तो H प्लस और Br माइनस में क्या होगा जी डिसोसिएट होगा, होगा कि नहीं। अब इसके लिए अगर ये 100% डिसोसिएट होता है, अल्फ़ा की वैल्यू 1%, तो इसके लिए I की वैल्यू कितना बोलते हैं जी 2 बोलते हैं, लेकिन हमको I की वैल्यू पता है क्या 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इजकल टू 2 माइनस 1 इजकल टू 1 अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितना 0.9, तो डेट इज़ 1.9, I की वैल्यू कितना जी 1.9। ठीक है, HBr 80-81, ठीक है। अब पूछा क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा TF, डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट TF इजकल टू M KF, मोलल्टी कितना आएगा जी 8.1, यहाँ पे I लगा देना, ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, I का वैल्यू 1.9 इंटू इसका आ गया मोलल्टी, मोलल्टी का मतलब मोल 1.8, अब HBr का मास कितना है जी 81 मोल, कितना आपका सोल्यूशन है जी 0.1 ग्राम ऑफ वाटर मोलल्टी सॉल्वेंट इंटू KF कितना है जी 1.86, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका ये वाला ऑप्शन, दूसरा वाला आएगा, ये माइनस मतलब का आएगा आपका 3.53 केल्विन मतलब इतना का डिफरेंस आएगा TF में, तो माइनस आपका ये आ जाएगा ना, ठीक है, माइनस 3.53 केल्विन, ये हो गया आपका दूसरा। देख नेक्स्ट, हाँ थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। In solution of KCl, NaCl, BaCl2 and urea have to osmotic pressure the same temperature in the ascending order of molar mass दिया। तो एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में क्या दिया है जी आपका 1% सबका है, 1% सोल्यूशन है 1%, एक बार KCl भी दे दिया है, NaCl भी है, BaCl2 भी है और आपका यूरिया भी है, ठीक है। मास ऑफ KCl, NaCl का मास है 58.5, KCl का मास कितना है जी 74.5, ठीक है। BaCl2 का मास है, ये मेरा फर्स्ट है, NaCl मेरा सेकंड है, BaCl2 मेरा थर्ड है, यूरिया मेरा फोर्थ है, यूरिया ये रहा, यूरिया का मास होता है 60, BaCl2 का मास कितना 208, ठीक है, दिस इज फोर्थ वन। अब पूछा है क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है कि बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर किसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, 1% का मतलब 1 ग्राम है सबका, या तो 1 ग्राम ही है 1 ग्राम ही है। पूछा है कि 1 ग्राम इसका डालूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डालूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डाल तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डाल तो ऑस्मोटिक प्रेशर, सब कुछ सेम है,
1 ग्राम सब है, पूछा है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका कम, ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा फार्मूला है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू CRT। सी का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर वॉल्यूम। तो बेसिकली आपको मोल कैलकुलेट करना है, मोल, मोल अगर आपको पता हो। साथ साथ में देख लेना क्या इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भी है, आई की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू KCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। BaCl3 के लिए आई की वैल्यू 3। बोल दे 100% आयोनाइजेशन 3 हो जाएगी। यूरिया का कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका ये आई इंटू मोल, जिसका ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा, बस। आई सबका मास दिया 1 ग्राम KCl, 1 ग्राम NaCl, 1 ग्राम दिस, 1 ग्राम दिस। तो इसका मोल इंटू आई क्या आएगा, फर्स्ट वाले का आई की वैल्यू 2 KCl के लिए आई की वैल्यू क्या है जी 2। सो 2 इंटू मोल 1 डिवाइड बाई कितना KCl का मास दिया जी 74.5। तो बस आई इंटू मोल की वैल्यू आपको पता करना है। जिसका आई इंटू मोल की वैल्यू ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका मोल की आई इंटू मोल की वैल्यू ज़्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा जी ज़्यादा। तो इसका आई की वैल्यू 2, 2, 3, और यूरिया डिसोसिएट नहीं होता है तो उसका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आई का मतलब वांट ऑफ फैक्टर, ये वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपका ये सब चीज़ दिया गया आपका ना, तो ध्यान से देखना। जिसका ज़्यादा होगा भाई, तो जब इसको सबका कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू आपकी आएगी NaCl के लिए। किसकी वैल्यू, आई इंटू मोल की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी आपकी NaCl के लिए। ओके, सबसे ज़्यादा आएगी आपकी NaCl के लिए। तो चौथा ऑप्शन इसमें आएगा आपका, सबसे ज़्यादा आएगा आपका NaCl के लिए, उसके बाद आपका आएगा KCl के लिए, उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा आपका यूरिया, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका BaCl3 अरे BaCl2। तो जिसमें आई इंटू मोल की वैल्यू ज़्यादा आएगा पाई उसका ज़्यादा होगा, बस याद रखना। ठीक है, तो इसको करोगे तो हो जाएगा, ज़रूर से हो जाएगा, कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं है। बस आपको ये कैलकुलेट करना है, आई इंटू मोल सबके लिए, KCl के लिए, NaCl के लिए करना है आपका, सबके लिए करना है। इसका था BaCl2 के लिए 3 इंटू 1/208.4 है। ठीक है, यूरिया के लिए 1 इंटू 1/60। ठीक है, ध्यान से, जिसका आई की वैल्यू ज़्यादा होगा वही मेरा क्या होगा जी, आई इंटू मोल की वैल्यू ज़्यादा, डेट विल बी द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा होगा। चौथा हो जाएगा जी, कर लेना, आराम से आ जाएगा एकदम। बस आपको देखना है किसकी वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। अब इधर आ जाओ, असर्शन रीजन का कुछ क्वेश्चन है। एक लिक्विड सोल्यूशन है, अ लिक्विड सोल्यूशन मोर वोलेटाइल देन सॉल्वेंट, लिक्विड सोल्यूशन मोर वोलेटाइल देन सॉल्वेंट, यस, इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन में इंक्रीज, डेट इज P सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन P0, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, अगर उसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है प्योर सॉल्वेंट से तो बढ़ जाएगा। यस, रीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट ओनली द सॉल्यूट विल फॉर्म द वेपर एंड द सॉल्वेंट विल नॉट फॉर्म। नहीं, मोर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है। ठीक है ना, पूछ रहा है कि जैसे हम इसके अंदर डालें तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट का जो लिक्विड है उसका मोर वोलेटाइल है सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है लेकिन सॉल्वेंट की वोलेटिलिटी कम है, किससे जी, सॉल्यूट से। ओवरऑल दोनों का वेपर मिलेगा, ओवरऑल दोनों का वेपर मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल दोनों का वेपर मिलेगा। मान लो एक सॉल्यूट है तो दूसरा आपका सोल्यूशन का, दोनों का वेपर आएगा। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा आपका गलत है, क्योंकि नॉट फॉर्म दोनों का बनेगा ना, जरूरी नहीं है।
कि नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब ये आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड हो तब। लेकिन उदया ने बोला कि लेस वोलेटाइल है ये वाला लिक्विड सॉल्वेंट से, मतलब सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका होगा। 58 नेक्स्ट पूछा है एजेट्रोपिक मिक्सचर आर फाउंड ओनली बाय द नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड दे मे हैव द बॉइलिंग पॉइंट आइदर ग्रेटर देन ईच ऑफ द कंपोनेंट और लेसर देन ईच ऑफ द कंपोनेंट। हाँ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दोनों का होता है। पॉजिटिव राउट ला में बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है, और निगेटिव राउट ला नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है जी? आपका हाई हो जाता है। ठीक है, सही है। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इज द सेम एज द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड फेज ऑफ एजिड। क्या यह रीजन करेक्ट है? ये तो सही बात है। रीजन करेक्ट है कि नहीं ये बताना है। एक्सप्लेन करता है, पहला आपका सही है, कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इज सेम। हाँ, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर का ये बात है कि जो कंपोजिशन आपका वेपर में होगा लिक्विड में भी सेम कंपोजिशन होगा दोनों सॉल्वेंट का। ठीक है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आता है एजियोट्रोपिक। लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, इसका रीज़न कुछ और है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, और इसका वाइस वर्सा। तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा 58 का दूसरा। अब चलो 59। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सबको पता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है जी? जिसमें दो कंपोनेंट हो। हाइपोटोनिक का, आइसोटोनिक का मतलब, अच्छा सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी ऑस्मोटिक नहीं, सॉल्यूशन ऑस्मोटिक नहीं, ये आपका एक आ जाएगा आपका ऐसे जिसका वेपर प्रेशर जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा। आइसोटोनिक का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो आपका ये आ जाएगा सेम ऑस्मोटिक ये वाला। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है आपका? इसका मैक्सिमम अमाउंट नहीं, ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्यों। ठीक है, तो ASBrCPDQ ये पहला ही सही है आपका। ठीक है, 59 का फर्स्ट। 60 इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। सही बात है। फॉर दिस सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इस रिएक्शन इज करेक्ट। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक नहीं, जब भी गैस आपका डिजॉल्व होता है तो रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज करना इज नॉट अ रिएक्शन। कोई गैस है लिक्विड में डिजॉल्व है, वो रिएक्शन हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? तो ये तो करेक्ट नहीं है। ली चैटर्जी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, यस। हाँ, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, यस ये कर सकते हैं। स्टेटमेंट दोनों से, स्टेटमेंट 1 इज बोथ आर करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट, यस 2 आपका करेक्ट है। 60 का 3 वाला ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वा सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। फ्रीजिंग पॉइंट सबका मोल अगर सेम ले इन चारों में से तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो ध्यान से डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? IMKF। चलो देखते हैं, ये एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये आयनिक है, 2 पार्ट में टूट जाएगा। CaCO होने से 3 पार्ट में टूटेगा, ये आपका टूटेगा 4 पार्ट में। ये आपका ग्लूकोज क्या होगा? सिर्फ एक ही रह जाएगा। तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी? 1, डिसोसिएट नहीं होगा तो I की वैल्यू 1, तो TF इसमें क्या होगा जी? कम होगा। TF इसमें क्या होगा जी? लेस। जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट का डिफ्रेशन कम हुआ मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। ये सारे में अगर देखा जाए तो ये 4 इसमें आए, I की वैल्यू कितना है? 4 I का वैल्यू आने का मतलब उसमें फ्रीजिंग पॉइंट में डिफ्रेशन और ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा डिफ्रेशन इसमें होगा। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लो आएगा
और सबसे हाई किसका आएगा जी? ग्लूकोज का। सबसे हाई फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा जी? ग्लूकोज का। और सबसे लो किसका आएगा जी? इसका, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा आई की वैल्यू। ये हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चौथा वाला। ओके, तो आपका फोर्थ सही है, ग्लूकोज। ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता वाटर में जाके, ठीक है। चलो दूसरा 62। 62 में क्या आपका? वी हैव द 3 aqueous solution of NaCl A, B, C, which have the concentration 0.1, 0.01, 0.01. The value of want-of factor for this solution. Value of want-of factor I C पे डिपेंड नहीं करता कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें नहीं। सबके लिए I की वैल्यू एक ही जैसा होगा तीनों सोल्यूशन में। I की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर अल्फा डिपेंड करता है, नॉट आई। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl, ये तो अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? नियरली 100%, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई की वैल्यू 2 होगा तीनों के केस में, तो आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन विल बी। एक सोल्यूशन है तो डेल्टा TF, KF लिख देना कितना है जी? 1.86। M लिख देना क्या है जी? 68.5 डिवाइड बाई 342। दिस इज M डिवाइड बाई मोलैलिटी पूछा है, ग्राम ऑफ वाटर, 1 किलो आपका है। और यहाँ पे लिख देना IM, I की वैल्यू 1 है, ठीक है कोई बात नहीं। सो दिस इज KF इंटू M। देख लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा वैल्यू, इसमें कर लो एकदम आ जाएगा, वो यह आएगा दूसरा आपका पल आ जाएगा माइनस, तो 3.372 आएगा। तो दिस इज द वैल्यू, ये इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0.372, ठीक है। आसान था एकदम, बहुत आसान है। डायरेक्ट वैल्यू रखो KF का, मोलैलिटी आपको बस निकालना पड़ेगा, मोल डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट, अरे सोल्यूशन सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई सॉल्वेंट। दूसरा 0.5 molar solution of ethylene glycol in the water is used as coolant in the car if the freezing point constant of water is 1.6 per mole, the mixer shall freeze। ठीक, देख लो 0.5 डेल्टा TF इंटू 1.86, इसका आधा होगा, ये इतना पे आएगा, फ्रीज होगा ना 0.93, इतना पे आके क्या फ्रीज होगा वर्ड आपका, जो कौन सा जी? एथाइलिन ग्लाइकॉल। आराम से दिया, मोलर सोल्यूशन दे ही दिया, मोलर सोल्यूशन इजी है, पिछले वाले जैसा ही सेम है। नेक्स्ट अब आ जाओ 65 पे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% ऑफ लेड नाइट्रेट इन द वाटर विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डेल्टा TF M क्या पे, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लेड नाइट्रेट इन वाटर विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट तो घटेगा, जाहिर सी बात है घटेगा ही, 2 तो हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता है, ये बिलो 0, फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होगा ही, तो आपका चौथा ही सही है। मतलब ऐसे कंसेप्ट बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन था कि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा, तो घट गया आपका। ये यहाँ पे आ जाओ, ये बोला है कि P1 P2 है, X1 X2, ये ग्राफ आया, यहाँ पे मिट हुआ इन दोनों का X1 X2। In this figure lines 1 and 2 pass through the point for which, in this figure line 1 and 2 pass through point for which, ठीक है। तो क्या पॉइंट होगा इसमें आपको देखना है, पॉइंट पूछा है, बोला मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या आएगा इस पॉइंट पे, तो मोल फ्रैक्शन, दोनों लिक्विड अलग अलग है,
तो मोल फ्रैक्शन हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों का लिक्विड अलग अलग है। अगर दोनों सेम लिक्विड होता तो इसका मोल फ्रैक्शन एक, मतलब जो इसका मोल फ्रैक्शन था वो इसका मतलब हो सकता है दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो। तो इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये पूछा। x1 इजकल टू 1 नॉट, ये नहीं होगा, गलत है। x1 इजकल टू x2 नहीं बोल सकते, x1 इजकल टू x2 आएगा अगर लिक्विड सेम होता। x1 इजकल टू 1 ये भी नहीं होगा, x1 इजकल टू x2 प्लस 1 ये भी नहीं। x1 x2 सेम नहीं हो सकता कभी, दो लिक्विड सेम होंगे तब, अगर दोनों सेम भी होगा तो एक भी नहीं होगा। तो ये चौथा ऑप्शन आपका आंसर दिया, फोर्थ आपका करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा रिकरेक्शन है, यहाँ पे लिख लेना x1 प्लस x2 इजकल टू 1, x1 प्लस x2 इजकल टू 1, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। चौथा ऑप्शन x1 प्लस x2 इजकल टू 1 ये आएगा। x1 इजकल टू x2 कभी नहीं हो सकता अगर दोनों लिक्विड अलग अलग है, तो जब दोनों लिक्विड सेम हो सकता है तभी आपका हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों लिक्विड सेम होता तो हम बोल सकते थे कि x1 इजकल टू x2 है, ठीक है। आगे चलते हैं। और जब दोनों सेम होगा तो ऐसे आएगा, सब सीधा सीधा आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला। आगे चलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिसोसिएट डिजॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, यस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। सॉलिड घुल रहा है तो डिजोल्यूशन, घुलना का मतलब धीरे धीरे। फिर व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिजॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, यस, आपका धीरे धीरे हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन आपका सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, तो इसको बोलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विथ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से आउट हो जा रहा है। सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन तो हो नहीं रहा है, तो क्या हो सकता है, आउट हो जाना, डिजोल्यूशन। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जैसे मान लो जैसे कि पानी है, पानी में तो होता है ना थोड़ा सा, मान लो कोई हमने डाल दिया उसमें पानी में, मान लो कि हमने शुगर पूरा घोला है, शुगर सॉल्यूशन, जैसे शुगर सॉल्यूशन को हम देखते हैं कि और डिजॉल्व करते जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो धीरे धीरे मतलब सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद अदर सॉल्यूट। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी कोई आपका सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या आ जाए लिक्विड सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल इसे कोलाइड होकर एक नया अलग से पार्टिकल बना लेता है, कोलिजन, तो आपका ये बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड धीरे धीरे क्या होता है जी, क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है, कोआगुलेट हो जाएगा एक जगह ना, ये वाला में। सो आपका ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। A solution is prepared by dissolving 10 gram of NaOH in the ml solvent of density इतना, the molality of the solution in the mole. So simple, क्या बोला जी, 10 ग्राम ऑफ NaOH है, तो मोलैलिटी क्या होता है जी, मोल डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट और ए सॉल्वेंट इन kg। मोल कितना है जी, 10 डिवाइड बाई 40। NaOH का मास कितना होता है जी, 40 इन 1250 ml ऑफ सॉल्वेंट ऑफ डेंसिटी 0.8। उस सॉल्वेंट की डेंसिटी कितनी है, 0.8 है, मतलब मास कितना आएगा उसका, 1250 गुणे 0.8 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 का 0, 8 2 16 4 20, 8 कम 8 2 10, मतलब 1000 मतलब इतना ग्राम, मतलब 1 kg आ गया, तो 1 आ गया और कुछ नहीं, बस हो गया। तो ये 1 ये 1/4, ये मतलब 0.25 आएगा। दिस इज फर्स्ट मोलैलिटी पूछा, मोल पर kg, ठीक है। डेंसिटी से हमने क्या निकाला जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया जी 1250
हमको मास निकालना था कितना है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट देखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, यहाँ से आया, तो मास इजकल टू क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया इतना, वॉल्यूम दिया इतना, तो आगे आपका मास ग्राम में, किलोग्राम में कितना जगह दी, 1, तो हमने रख दिया 1 kg। ठीक है, तो 1/4 0.25। ईजी था क्वेश्चन ये तो बहुत। 69 नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरीज मिक्सचर है। सिर्फ 2 सही है, एसएसएन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। रीजन इज करेक्ट, एसएसएन इज इनकरेक्ट। एराइल में नहीं, एल्काइल में होता तो सोचते हैं, SN2 तो एल्काइल एराइल में होगा ही नहीं। क्लोरोफॉर्म कौन सा एंटीसेप्टिक है, कौन क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कौन सा क्या होता है, प्रोपेलेंट, इंसेक्टिसाइड्स, एंटीसेप्टिक, सब आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपको हो नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। सो ये आपका होता है, तो इसको याद कर लेना, एक का आर हो जाएगा। आइडोफार्म आपका देखा जाए तो होता है आपका ये हाइलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन सी, तो आपका प्रोपेलेंट DDT आपका होता है या 78 का 2। इसको याद करना पड़ेगा, आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं इसका। माइज द फॉलोइंग, ये देखो C2H5 Cl2 CH3, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। A का Q, B का C6H6NH2 NaNH2 CuCl2, ये आपका है CuCl2, ये आपका सैंड मेयर रिएक्शन आता है, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है ना, ये Cu2Cl2, तो B आपका हो गया S सैंड मेयर। हाँ ठीक है, CH3Cl CH3I, दिस इज ये CH3Cl NaI, तो ये आपका फिंगलस्टीन, C का P, सब आपको याद करना पड़ेगा। CH3 AgF CH3F बनेगा, AgBr बनेगा। ये CH3 Cl I, तो I को रिप्लेस, Cl को रिप्लेस कर देगा, I आ जाएगा, बस यही फिंगलस्टीन रिएक्शन है आपका ना, फिंगलस्टीन रिएक्शन। बाकी ये आपका शॉर्ट्स रिएक्शन में सिल्वर फ्लोराइड के साथ CH3F F बनाने के लिए करते हैं ना, F जल्दी जुड़ता नहीं है आपका, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन से। तो D का R QSPR, फर्स्ट ऑप्शन, 79 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये Y है, X हटा के Y लग गया, तो HCH3X। ठीक है, X हटा के Y लग गया, HCH3। ठीक है, जहाँ पे X था वहाँ पे आएगा, जहाँ इसका अपोजिट हो गया, ये अपोजिट SN2 जैसा हो गया Y। ठीक, Y है तो 2 बने, A और B दोनों बन गया। ठीक है, फर्दर रिएक्शन स्कीम गिवन द बिलो गिवन अबव स्टेटमेंट और द गिवन रीड द स्टेटमेंट। इफ A is only compound obtained, the process is called retention। A ये रिटेंशन है, यस। If B is only compound obtained, process is called inversion of conversion, yes। If 50-50% the way is called racemization, yes। And the product A and B is optically active। नहीं, अगर ये दोनों क्या होंगे, मिक्स कर देंगे, तो एक आपका क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन ठीक एंटी होगा, तो दोनों का ओवरऑल जो मिक्सचर होता है आपका रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर जो होता है आपका ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। सो ट्रू 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 फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन 80 का पहला ऑप्शन, 80 का 1। ठीक है, नेक्स्ट 81। 81 में क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द जर्म फार्मूला एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का फार्मूला होगा CnH2n+2, हाइड्रोजन का X लगा दिया, सही है। द जर्म फार्मूला ऑफ एराइल हैलाइड इज CnH6, जैसे बेंजीन में क्या होता है C6H5X, देख लो N, ये भी सही है। इन एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, यस नहीं, sp3 से होता है, तो ये गलत है आपका। इन एराइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यस। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। दूसरा 81 का 2,
81 का 2 सही है आपका, सही है। ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड CCl3 रिएक्ट्स विद द क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ये क्लोरर है, इसके साथ जब रिएक्शन करने क्लोरोबेंजीन का आपको बनता है DDT, DDT बनता है। और DDT आपका कौन सा होता है, ये है CHCCl3, ये आपका ये आपका बनता है, ध्यान से DDT आपका बनता है 82, ये वाला ना आसान है रिएक्शन, एक बार देख लेना इसको DDT। डाइक्लोरोबेंजीन ट्राइक्लोरो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 83 का विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेंजीन पे RX है, एनहाइड्रस-LC3 है, तो आपको नेसेसरी C6H5 C2H5 यस ये हो सकता है। एल्कोहल नहीं, CH3 ये भी नहीं, सब्स्टिट्यूशन ये नहीं होगा। हाइड्रोजन जाएगा तो वहाँ से निकलेगा, Cl निकल रहा, ये नहीं होगा। C6H5 ये भी नहीं होगा। तो बेंजीन पे आपका ये रिएक्शन होगा C2H5 Cl और AlCl3 एनहाइड्रस जो क्या करेगा इसके साथ ये कर लेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन जाके अटैक कर देगा और इधर अटैक करेगा, तो आपको बन जाएगा बेंजीन पे क्या बन जाएगा जी C2H5, ये आपका ना बेंजीन पे C2H5 आकर जुड़ेगा, Cl चलेगा AlCl3। दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फर्स्ट आपका सही है। 84 रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ हैलाइड इन डिहाइड्रोहाइलोजनेशन। सो जब भी आपका मान लो कि X है, यहाँ पे कोई मान लो कि H है, यहाँ पे मान लो कि X है, तो जब भी ऐसे निकलेगा डिहाइड्रोहाइलोजनेशन तो टूटेगा दोनों X। अब कौन X इजीली टूट जाएगा, आयोडीन एटम लार्ज है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो आयोडीन सबसे फास्ट टूटेगा, फिर उससे स्लो ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो सबसे फास्ट कौन टूटेगा जी IBrClF, ये वाला फास्ट होगा। सो डिहाइड्रोहाइलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर क्या होते हैं जी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो उसके बाद RS देखते हैं, RS देखते हैं, RS दोनों कार्बन का, कायरल कार्बन का पहले देख लेते हैं। नॉन सुपर HH दोनों OH एक साइड हो नहीं सकता, OH OH मिरर इमेज बना, H इधर OH इधर, ये हो सकता है। OH OH ये भी नहीं, OH OH एक साइड में हो गया, नहीं ये नहीं होगा। ये मिरर इमेज भी है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोजिबल नहीं है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर इनएंशियोमर्स, ओके। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका जी, दूसरा वाला। नेक्स्ट आ जाओ 86 द रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज BrOH कट गया, आ गया इधर, अपोजिट हो गया तो SN2। अगर यहीं पे ऐसे लग जाता ना, सेम लगा के यहाँ पे लिख देता OH, तो आपका ये होता है SN1, नहीं SN1 भी नहीं होता, फिर SN2 में अपोजिट होता है, SN1 में दोनों बनते हैं, तो दिस इज SN2। 86 87 एल्काइल हाइलाइट्स रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम। एल्काइल हाइलाइट रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम, ये होता है आपका वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट होता है एल्काइल हाइलाइट, और सोडियम के साथ रिएक्शन करता है एल्काइल हाइलाइट, तो RR को जोड़ देता है वुड्स रिएक्शन। विच आर द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव सबको बनाओ, ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 1 क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं दिख रहा है, नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नो कायरल। 1 प्रोपेनॉल इसमें भी नहीं होगा, 1 प्रोपेनॉल मेथेप्रोप। 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरो, एक ये हो गए कायरल कार्बन, ये ऑप्टिकली एक्टिव। चौथा देखो 4 हाइड्रोहेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 4, 1 2 3 4 4 हाइड्रोहेप्टेन, 4 हाइड्रोक्सी,
1 2 3 4 5 6 7, दोनों सेम हो गया तो ये भी आपका कायरल कार्बन है। तो सिर्फ आपको कौन सा जी, तीसरा वाला ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मॉडिफिकेशन डी इंटू एल इंटू डी एन एल, मतलब डी और एल का मिक्सचर है, उनको अलग अलग करना है। कैसे करेंगे? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन में क्या होता है कि डी और एल दोनों मिक्स है, किसी ऐसे से रिएक्शन कराएंगे वो सिर्फ डी से रिएक्शन करेगा, एल से रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, एक उसमें रह जाता है तो आपका सेपरेट हो जाता है, और जो दूसरा निकल गया उसको फिर बाद में अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। सो डी और एल का 2 मिक्सचर है, मान लो ऐसे करके डी और एल। तो हमने इसी से किसी से रिएक्शन कराया तो इसमें से एल बाहर लेके चला गया, कोई डी इसमें रह जाएगा, तो फिर तो डी इसमें रह गया, एल बाहर गया, फिर हम इसको एल को अलग कर लेते हैं, तो डी और एल आपका अलग हो जाता है। रिजोल्यूशन प्रोसेस में कोई केमिकल कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं जो किसी एक से ही रिएक्शन करे, ठीक है, या तो डी या तो एल से। बेंजीन रिएक्ट विथ एन प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनाइडस। बेंजीन एन प्रोपाइल क्लोराइड मेथ एथ प्रोप Cl AlCl3, तो इसके साथ आ जाएगा, ये बना लेगा कार्बोकैटायन यहाँ पे। अब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, तो ये बन जाएगा इसमें 2 डिग्री। अब ये बेंजीन जाके इस पर अटैक करेगा तो बना देगा क्या, तो जब भी एल्काइलेशन होगा ना किसका जी, बेंजीन रिंग का फेरल क्राफ्ट रिएक्शन में, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो क्या कार्बोकैटायन बना, जो कार्बोकैटायन बना देखो क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तब ये जाके रिएक्शन बेंजीन पे रिएक्शन करेगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको बोलते हैं मेथ एथ प्रोप आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज ओके। सो आज के लिए इतना ही।